What's up, my dear students? So once again, welcome back to my YouTube channel Bodhisattva Learning. So today we are going to read about chapter 3, the Delhi Sultans. इसके पहले हमने chapter 2 पढ़ लिया था, जिसके अंदर न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में हमने पढ़ा था. अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ेंगे. दिल्ली सल्तनत में इसमें क्या था, दिल्ली सल्तनत में किसने कब तक रूल किया, वो सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे. जैसा कि चैप्टर 2 में हमने कावेरी डेल्टा वाले रीजन में देखा था, बहुत सारी लार्ज किंग्स और किंगडम्स वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गए थे. ओके, डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ अ किंगडम विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल. और आपने नोटिस भी किया होगा वहाँ पे कोई दिल्ली का जिक्र नहीं हुआ है, मतलब वहाँ पे कोई दिल्ली वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है, वहाँ के दिल्ली के किंग्स के बारे में नहीं यूज़ हुआ. क्यों? क्योंकि दिल्ली जो एक इम्पॉर्टेंट कहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट कैपिटल कब बनी, ये 12th सेंचुरी में बनी. ओके, 12th सेंचुरी में दिल्ली इम्पॉर्टेंट कैपिटल बनी. बट उसमें हमने जो पढ़ा था चैप्टर 2 में, 2 चैप्टर जो था उसके अंदर दिल्ली क्यों नहीं थी, बिकॉज इसके अंदर हमने 11th और 10th सेंचुरी तक की बातें पढ़ी थी. 11th सेंचुरी तक का दिया था. अब उसके बाद दिल्ली 12th सेंचुरी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे. ओके, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. नाउ टेक अ लुक ऑफ अ टेबल 1. अब टेबल 1 को एक देखते हैं जैसा हमें बुक एडवाइस कर रही है. ओके, सो टेबल 1 है द रूलर्स ऑफ दिल्ली के बारे में. इसमें हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारे जो दिल्ली है उसके अंदर सबसे पहले जो रूलर्स थे वो कौन थे, राजपूत थे. हमारे दिल्ली में सबसे पहले राजपूतों ने रूल किया, जिसके अंदर पहले किंग थे तोमर्स. ओके, अंगापाला, चौहान्स, पृथ्वीराज चौहान. ओके, इन लोग के नाम सुने होंगे. पृथ्वीराज चौहान का तो नाम आपने सुना ही होगा, इनके नाम से मूवी भी है. ओके, तो तोमर्स, अंगापाला, चौहान्स एंड पृथ्वीराज चौहान राजपूत के रूलर थे. आप इसे लर्न कर लीजिए. नेक्स्ट, अर्ली टर्किश रूलर्स. और इनके बाद कौन आया, टर्किश रूलर्स आए, जिसके अंदर बहुत फेमस है, आपने नाम सुना होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, घियासुद्दीन बलबन. ये सारे लोग टर्किश रूलर के थे, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी भी कह सकते हैं. ओके, नाउ दिस वन इज़ द खिलजी डायनेस्टी. इन लोग के बाद कौन आए, अच्छा ये टर्किश रूलर कब से कब तक रूल किया, ये एक समरी है, आप इसे लर्न कर लीजिए. 1206 से 1290 तक टर्किश रूलर्स ने रूल किया, जिनको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता था. और खिलजी डायनेस्टी से 1290 से 1320 तक रूल किया. ओके, तो इसमें जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ये 2 रूलर्स थे. उसके बाद कौन आते हैं, तुगलक डायनेस्टी. तुगलक डायनेस्टी ने 1320 से 1414 तक रूल किया. ओके, यहाँ तक रूल किया, जिसके अंदर आते हैं घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए. मेनली दिल्ली सल्तनत में टर्किश रूलर्स, खिलजी, तुगलक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ते हैं. और फिर सेकेंड लास्ट है हमारा सैयद डायनेस्टी, जिन्होंने बहुत ही छोटे पीरियड के लिए रूल किया, बहुत ही छोटे समय के लिए रूल किया, सैयद डायनेस्टी. एंड आफ्टर वन दिस इज़ लोधी डायनेस्टी, 1451 से 1526. इन्होंने भी बहुत कम समय तक के लिए रूल किया. तो ये थी हमारी दिल्ली सल्तनत के बारे में. अब हम वापस चलते हैं. ओके, दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत्स. दिल्ली तोमर राजपूत्स के अंदर कैपिटल बनी. ओके, जैसा भी हमने टेबल में देखा, हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स, जो 12th सेंचुरी के मिडिल में हरा दिए गए चौहान्स के द्वारा. इनको चाहमनास भी कहते हैं, अजमेर के. ओके, इट वाज अंडर द तोमर्स एंड चौहान दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स. और चौहान और तोमर्स ने ही इन्होंने ही स्टार्टिंग किया, जिसकी वजह से एक दिल्ली एक कमर्शियल सेंटर बना. ठीक है, किंगडम्स का सेंटर बन गया, एक दिल्ली की एक अलग इंपॉर्टेंस आने लगी. ओके, तो ये था दिल्ली के बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. तोमर्स से शुरू हुआ, फिर चौहान्स तक गया. ओके, मैनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स. बहुत सारे रिच जो जैन मर्चेंट्स थे वो सिटी में रहे और इन्होंने टेम्पल्स बनवाए, कॉइन्स चलवाए. ठीक है, उन कॉइन्स को क्या कहते थे, जो जैन मर्चेंट्स ने चलवाए उसको कहते थे दिल्ली वाला. ओके, उस कॉइन को कहते थे दिल्ली वाला, जो कि पीपल के अराउंड सर्कुलेट होता था. ओके, ये पीपल्स के अराउंड सर्कुलेट होता था, लेन देन दिल्ली वाला कॉइन से होता था. नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. दिल्ली एक कैपिटल में ट्रांसफॉर्म हो जाए, बहुत सारे वास्ट एरिया, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में, जो आज भी आप देखते हो दिल्ली में, वो एक बिगनिंग थी 13th सेंचुरी की. 13th सेंचुरी की बिगनिंग में इसकी एक अलग इंपॉर्टेंस उभर के आई. ओके, Delhi Sultans built many cities in the area that we now know as Delhi. Look at map 1 and locate Delhi, खुहाना, श्री एंड जनापना. ओके, तो ये सारी दिल्ली में प्लेसेस हैं जो दिल्ली सुल्तान्स ने मिलकर बनवाई. ये देखिए आप, ये जनापना है,
ओके, दिस इज़ हौस खास, ये दिल्ली में आज भी जगह है कि नहीं? तुगलकाबाद, आदिलाबाद, कुतुब मीनार, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ओके, तो ये चीज़ें थी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। द रूलर्स ऑफ दिल्ली, ये तो आपने पढ़ लिया, अगर चाहें तो आप एक लुक ले सकते हैं। राजपूत, आफ्टर दैट, so let's recall Rajput, early Turkish rulers, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। ओके, तो ये हमारी कुछ डायनेस्टीज थी जिन्होंने दिल्ली में रूल किया और दिल्ली को एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनाने में हेल्प की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, फाइंडिंग अबाउट दिल्ली सुल्तान्स। अब दिल्ली सुल्तान के बारे में हम लोग कैसे देखते हैं वो देखते हैं। ऑल द इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्ट्स प्रोवाइड लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, स्पेशली वैल्यूएबल्स आर हिस्ट्रीज, तारीख, त्वारीख रिटन इन पर्शियन, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सुल्तान्स। तो दिल्ली सुल्तान्स के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज चलती थी वो पर्शियन चलती थी, और वहाँ पे तारीख तो सिंगुलर वर्ड है और त्वारीख एक प्लूरल वर्ड है। ये जो रिटन डॉक्यूमेंट्स थे ये सारी किस लैंग्वेज में है? पर्शियन लैंग्वेज में मिलती हैं। वहाँ के कॉइन्स, वहाँ के आर्किटेक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस हमें बहुत सारी नॉलेज देते हैं हिस्ट्री के बारे में, जो दिल्ली की हिस्ट्री रही है, वहाँ के रूलर्स के बारे में जो हिस्ट्री रही है। ओके, और अब बता दें आपको, जो ऑथर्स थे त्वारीख के वो लर्नड मैन थे, मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते थे उस फील्ड में, जो रिटर्न करते थे, जो इस चीज़ को लिखते थे, वो लोग उस चीज़ में वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते थे। वो सेक्रेटरीज, एडमिनिस्टर्स, पोइट्स एंड कंट्रीज हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज रूलर्स ऑन गवर्नेंस, एम्फेसिसिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ जस्ट रूल। और जो त्वारीख के जो ऑथर्स थे वो गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पोइट्स और कंट्रीज़ में, इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों का हाथ होता था। ओके, द सर्कल ऑफ जस्टिस, व्हाट इज सर्कल ऑफ जस्टिस? चलिए देखते हैं सर्कल ऑफ जस्टिस क्या है। फ़ख्र आय मुदाबिर रोट इन द 13th सेंचुरी, ये इन्होंने द सर्कल ऑफ जस्टिस इस बुक को लिखा था 13th सेंचुरी में। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस कुड बी कम इन योर एनी एग्ज़ाम। तो फ़ख्र आय मुदाबिर इन्होंने लिखा था सर्कल ऑफ जस्टिस 13th सेंचुरी में। इन्होंने एक गवर्नेंस के सिस्टम को इन्होंने दर्शाया था इस बुक में। ये क्या था? इसमें ये था कि एक किंग जो है सर्वाइव नहीं कर सकता सोल्जर्स के बिना। दिस इज़ ट्रू। ओके, अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट्स सोल्जर्स, एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज, और सोल्जर्स जो हैं सैलरी के बिना नहीं रहेंगे। किंग सोल्जर के बिना नहीं रह पाएगा और सोल्जर सैलरीज़ के बिना नहीं रह पाएंगे। और सैलरीज़ कहाँ से आएंगी भाई? सैलरीज़ तो पीजेंट्स देंगे। पीजेंट्स मतलब कलेक्शन होगा पीजेंट्स से रिवेन्यू के फॉर्म में, और पीजेंट्स कैन पे रिवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी। और पीजेंट्स कब रिवेन्यू देंगे? जब वो लोग प्रॉस्परस हैं, देने के लायक हैं, हैप्पी हैं, तभी। दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। तो ये सारी चीज़ें जो सर्कल है ये कैसे अच्छा होगा, कैसे परफेक्टली वर्क करेगा? जब किंग ही अच्छा होगा, किंग अच्छे से गवर्नेंस करेगा, प्रमोट जस्टिस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा न्याय देगा, एक प्रॉपर तरीके से अगर वो रूल करता है तो ये द सर्कल ऑफ जस्टिस प्रॉपरली रेगुलेट होगा। तो ये इस बुक में लिखा गया था, फ़कीर आय मुदाबिर ने लिखा था द सर्कल ऑफ जस्टिस इन 13th सेंचुरी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन योर माइंड। ओके, कुछ चीज़ें आपको अपने माइंड में रखने की ज़रूरत है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एडिशनल कुछ डिटेल्स ये हैं कि जो त्वारीख थे, त्वारीख बहुत एजुकेटेड मैन थे, आपने पढ़ा, आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड था। इसका मतलब ये था कि वो लोग विलेजेस में कम रहते थे। इसका मतलब ये नहीं, मतलब मेनली ये फैक्ट है कि वो लोग विलेजेस में कम रहते थे। वो लोग सिटीज़ जैसे दिल्ली हुए, क्योंकि किंग्स उनको हायर करते थे, तो दिल्ली सिटीज़ में और मतलब सिटी प्लेसेस में रहते थे। दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्रीज़ फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स, और उन्होंने हिस्ट्रीज़ लिखी सुल्तान्स के बारे में। ठीक है, किस लिए लिखी उन्होंने? ताकि उनको रिच मतलब गिफ्ट मिले, रिवॉर्ड मिले, इसके चक्कर में इन्होंने उनकी हिस्ट्रीज़ लिख दी सुल्तान्स की। दे ऑफन दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स टू नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड बर्थ राइट, और इन्होंने रूलर्स को एडवाइस भी दिया, मतलब कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और बहुत ज़्यादा दिमाग वाले रहते थे लोग, तो इन्होंने रूलर्स को आइडिया दिया कि आपको सोशल मतलब कि आपको क्या करना है, बर्थ राइट को प्रमोट करना है, जेंडर डिस्टिंक्शंस लाने हैं। दे आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी, और ये आइडियाज़ सब लोग शेयर नहीं करते थे, ये लोग शेयर करते थे। बर्थ राइट क्या होता है? बर्थ राइट मतलब प्रिविलेज होता है एक तरीके का। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी इस बुक में यहाँ पे, जैसे कि कोई नोबल है और उसका फिर आगे जो डायनेस्टीज़ बढ़ती जा रही हैं तो उसका जो ज़मीन जायदाद का जो रूलर होगा वो कौन होगा? उसका सन। ऐसे मतलब ये होता है बर्थ राइट, मतलब हमारा हक है कि हमारे दादा परदादा का है तो वो हमारा है, हम रूल करेंगे। तो सिमिलरली इन द केस ऑफ किंग्स यही होना चाहिए, मतलब ये एडवाइजरी आती थी उन लोगों की तरफ से। ओके, और जेंडर डिस्टिंक्शन मतलब सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन, मतलब सोशल डिफरेंस कैसे हो जाएगा? द डिवीजन ऑफ वर्क, द डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन। ओके, और बायोलॉजिकल डिफरेंस आप जानते हो, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा प्रमोट करने को वो लोग एडवाइस देते थे।
ठीक है। नाउ इन 1236 देखिए कितना इजी नेम है, 1236 लर्न हो जाएगा। सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रज़िया बिकेम सुल्तान, और 1236 में इल्तुतमिश की जो डॉटर थी रज़िया, ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेम। इल्तुतमिश की डॉटर कौन थी? रज़िया थी, जिन्होंने 1 2 3 एंड 6 में क्वीन बनी, सुल्तान बनी, ओके। द क्रॉनिकलर ऑफ द एज। नाउ मिनहज ए सिराज जो थे, मतलब कि ऑब्जर्वर थे, उनको ऑब्जर्व करके उन्होंने ये बताया कि रज़िया जो है वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है अपने ब्रदर्स से ज़्यादा, ओके, ज़्यादा नॉलेज रखती है, ज़्यादा क्वालिफाइड है, ज़्यादा काबिल है, तो इसको सुल्तान बनना दिया जाए, ओके। उन्होंने ये एडवाइजरी दी थी। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज अ रूलर, मतलब कि एक तरफ तो वो तारीफ़ करते कि शी इज़ वेरी क्वालिफाइड, और दूसरी तरफ ये अनकम्फर्टेबल वो फील करते थे कि भाई कोई गर्ल कैसे रूलर बन सकती है, कोई क्वीन कैसे सुल्तान बन सकती है। तो मतलब ये था उनका माइंडसेट, मतलब कि वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। पर वो उनके मन में तभी ये क्वेश्चन आया था। नाउ नोर वर द नोबल्स happy at her attempts to rule independently. She was removed from the throne in 1240.